नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर एक किताब की बारी। सिनेमा पे लिखी किताब मेफिस्टो और अन्य फिल्म समीक्षाएं। लेखक हैं मनीष आजाद। मनीष आजाद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और लोगों की मदद करने, सामाजिक आंदोलनों में हिस्सेदारी का जो काम ये करते रहे हैं, वो सरकार की नजर में एक जुर्म है और इनको सपत्नीक जेल तक जाने की नौबत आती रही है। इन पे मुकदमा भी हुआ है, चल रहा है। तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि अचानक मनीष आजाद जैसा कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता सिनेमा पे किताब लिखने लगता है, तो क्यों लिखता है? वो फिल्मों को किस तरह देखता है? फिल्मों से कौन सी बात निकाल के ले आता है? ये किताब पढ़ते हुए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। लेकिन उसके पहले एक बात और जोड़ना चाहूंगा। असल में आज मैं नेहा बोरा पे एक टिप्पणी करना चाहता था। नेहा बोरा जो आइसा की छात्र संगठन जो सीपीएमएल का है, उसकी अध्यक्ष हैं और इन दिनों रांची में जेपीसी के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, वहां वो पहुंची थी। उन पे स्याही फेंकी गई। मैं असल में उसको एक फिल्म की तरह देख रहा था। पिछले कई दिन हम तमाम रील देखते रहे हैं। छात्रों की, छोटे छोटे बच्चों की गालियां भी उनमें रही। उनमें तरह तरह के चुटीले ताने रहे। वो सब एक नया साहित्य बनाते रहे। मैंने इन दिनों में, पिछले करीब महीना भर आप कह लीजिए, किताबें पढ़ना मेरा कम हो गया, रील देखना ज्यादा हुआ। और मैं सोचता रहा कि मैं इनको क्यों देख रहा हूं। क्योंकि उनमें किरदार थे, उनमें दृश्य थे, उनमें आवाज थी, उनमें सच्चाई थी, उनमें गति थी। वो सब जो हमारी दुनिया के आसपास घट रहा है। और मुझे लगा कि असल में मैं एक फिल्म ही देख रहा हूं, या एक के बाद एक फिल्में देख रहा हूं, और इन सबको जोड़कर एक वृहद सिनेमा तैयार किया जा सकता है। संभव है आने वाले कल को हमारे बीच का कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर, हमारे बीच का कोई फिल्मकार उठे और जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक के तमाम फुटेज को जुटाता हुआ एक बड़ी यादगार सी फिल्म में बदल डाले। तो कल जैसे नेहा पे जो स्याही फेंकी गई, मुझे लगा कि ये ऐतिहासिक ताकतों द्वारा किया जा रहा पुराना प्रहार है। मुझे सावित्रीबाई फूले की याद आई, जिन पे गोबर फेंका गया था कभी, क्योंकि वो बच्चियों को पढ़ाने की बात कर रही थी, बच्चियों के लिए स्कूल खोल रही थी। तो वो जो प्रक्रिया है इस तरह के स्याही फेंकने की, गोबर फेंकने की, और उसके बाद, मतलब मैं कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं करना चाहूंगा यहाँ, जो है उसमें और वो सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद जो मैं कहना चाहता हूं, वो दृश्य, मैं बिल्कुल सिनेमा की भाषा में बात करना चाहता हूं। वो दृश्य जब वो स्याही पड़ती है चेहरे पे, पूरा चेहरा जैसे काला उठता है। लेकिन अचानक किसी सूरज की तरह फिर वो सामने आती है नेहा, बताती हुई कि ये स्याही हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमने तो पेलेट गन झेले, हमने लाठियां झेली, हमने आंसू गैस के गोले झेले। इन सब के बाद ये स्याही हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमारा मनोबल क्या तोड़ेगी। इनको बिल्कुल दृश्यों की तरह देखिए। और छात्र पिछले महीने भर से जो कुछ कर रहे हैं, उन सबको दृश्यों की तरह देखिए। तब आपको उसके भीतर की बेचैनी, उसके भीतर का ताप और उसके भीतर का संकल्प तीनों दिखाई देगा। अगर आप उसको बिल्कुल राजनीतिक मुद्दों की तरह पढ़ना चाहेंगे, तो शायद उस मर्म से हाथ धो बैठेंगे जो वहां मौजूद है। तो असल में जो इन दिनों चल रहा है, वो हकीकत का एक सिनेमा ही चल रहा है। जंतर मंतर पे चला, अभी रांची में चल रहा है। और ये रील्स न होती, ये मोबाइल फोन न होते, ये हर सेकंड पे आ रहे
तरह तरह के अपडेट न होते तो शायद ये आंदोलन इतने बड़े नहीं हो पाते, वो हमारी रगों में उतरने वाले आंदोलन नहीं हो पाते। इसीलिए ऐसे समय मुझे मेफिस्टो की याद आई, इस किताब की याद, मनीष आजाद की। मनीष आजाद, जो मैंने कहा, अपने ढंग से चीजों को देखते रहे हैं। इनमें बहुत सारी टिप्पणियां, शायद हो सकता है सबके सब कुछ को छोड़ के मैंने फेसबुक पे पढ़ रखी हैं, और जब मैं इनको पढ़ रहा था तब भी मंत्रमुग्ध हो रहा था कि इन टिप्पणियों में किस तरह एक नया सिनेमा, जो असल में नया नहीं है लेकिन हमारे लिए ओझल इसलिए है कि हमारे सामने बहुत बड़े पैमाने पे, जिसको मुख्यधारा का तमाशा कहकर हम कह सकते हैं, मुख्यधारा का सिनेमा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ है बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक का, जिसकी चमक में हम उस वास्तविक सिनेमा को खो देते हैं जो इन वर्षों में बनता रहा है, इन सदियों में बनता रहा है, और शायद हमारे इतिहास के उस पक्ष की सबसे नायाब गवाही देता है जिसको छुपाया गया, जिसकी गलत व्याख्या की गई, जिसकी कई व्याख्याएं जारी हैं। फिल्म में बहुत सारी, किताब में बहुत सारी फिल्मों की छोटी बड़ी रिव्यू है, कुछ लेख अलग से भी हैं, थर्ड सिनेमा पे, समानांतर सिनेमा पे, और सिनेमा पे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव के, नक्सलवाद का प्रभाव क्या पड़ा, नक्सलवाड़ी आंदोलन का सिनेमा पे क्या प्रभाव पड़ा, हिटलर की जर्मनी में जो कुछ हुआ उसको सिनेमा ने किस तरह दर्ज किया, ब्लैक मूवमेंट, स्त्री की आजादी, इन सब पे बनी। और ये फिल्में वो हैं फिलिस्तीन को लेकर दुनिया भर में जहां अत्याचार होता रहा, जहां नाइंसाफी होती रही, जहां कमजोरों के हक छीने जाते रहे, उन सब पे फिल्में बनी हैं और जांबाज फिल्मकारों ने बनाई हैं, जेल में रख के बनाई हैं, कैमरा तोड़े जाने के बाद बनाई हैं, और जैसे एक फिल्म का नाम ही पुरानी बहुत जरूरी किताबों से बनाई हैं। तो ऐसी फिल्में जो इतिहास को ओझल नहीं होने देती हैं, जो याद दिलाती हैं कि ऐसा भी इतिहास था। जैसे इंडोनेशिया में जो जनसंहार हुआ, हम सब भूल गए हैं कि सुहार्तो ने किस तरह सुकरणों के बाद आकर जो भूमि सुधार की तैयारी कर रहे थे और अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां कितने व्यापक पैमाने पे लोगों को मारा गया। द एक्ट ऑफ किलिंग के नाम से ये फिल्म बनी है, और इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक हैं जोशुआ ओपनहाइमर। उनकी दूसरी फिल्म लुक ऑफ साइलेंस भी है, इस पे भी चर्चा है थोड़ी सी। 5 ब्रोकन कैमराज, 5 टूटे हुए कैमरा, फिलिस्तीन का गुरिल्ला संघर्ष, यानी एक फिल्मकार निकलता है, उसके कैमरे को बार बार तोड़ा जाता है, वो अपने छोटे से बच्चे की गतिविधियां शूट करना चाहता है, और उसके बाद उसकी कहानी और फिल्म के समानांतर चलती कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, सर्वाइवर्स गाइड टू प्रिजन, अमेरिका किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक जेलें बनाता रहा है और उसमें अपने ब्लैक्स को, अपने आदिवासियों को भरता रहा है, इस पे सर्वाइवर्स गाइड टू प्रिजन है। और ये कोई शुष्क सामाजिक फिल्में नहीं हैं, इनमें बाकायदा कहानियां हैं, कहानियों के भीतर से निकलने वाली आह है। तो ये किताब गिफ्ट्स ऑफ रॉथ, ऐसी कई फिल्मों पे जो शॉक डॉक्ट्रिन जो है, ये एक डरावनी कहानी है। आप इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि फिल्में छूट कैसे गई। निकारागुआ से भागी हुई लड़की की कहानी, कार्लाज सॉन्ग, तो इतनी ढेर सारी फिल्मों की कहानियों की चर्चा है। मेफिस्टो की जो नाम है किताब का, जिस नाम से मेफिस्टो की चर्चा है, किस तरह एक थिएटर वर्कर है, वो हिटलर के समय जो बहुत अच्छा रंगकर्मी है, जर्मनी छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता है, वो लगातार हिटलर के एजेंडा से
मुंह चुराता रहता है, बताता रहता है कि थिएटर में सांस लेता है, उसकी प्रतिबद्धता शेक्सपियर है, लेकिन अंततः वो पाता है कि वह उन्हीं लोगों जैसा हो गया जो वहां शासन कर रहे हैं, जिसने अपनी आत्मा बेच दी। नाजी जनरल हैंड्रिक को, हैंड्रिक नाम है उसका, जिसको नाजी जनरल ले जाता है एक हॉल में, और पूरी फिल्म में उस हॉल में जो प्रदर्शन वो कर रहा होता है, वो अंत में कहता है, अपनी रोशनी में अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता हुआ, कि मैं तो बस एक कलाकार हूं। तो ये जो किताब है, ढेर सारी फिल्में, ब्लड ऑफ द कांदोर, और मैं पलटता जाता हूं फिल्मों के बारे में, फिल्मकारों के बारे में, 3-4 सवाल इस पूरी किताब से जो उभरते हैं। एक तो ये कि जो सत्ता होती है, वो सत्ता हमेशा बहुसंख्यकवादी लोगों के हितों के साथ खड़ी हो जाती है, और पूरा का पूरा जो इतिहास हमारा है, वो कमजोर लोगों के कुचले जाने का, आदिवासी समूहों के कुचले जाने का, स्त्रियों के मारे जाने का, दलितों के उत्पीड़न का, अश्वेत आबादी के उत्पीड़न का इतिहास रहा है। इस इतिहास को छुपाया जाता है, कभी विकास के नाम पे विनाश होता है, कभी आधुनिकीकरण के नाम पे चीजों को नष्ट किया जाता है, कभी सभ्य बनाए जाने के नाम पर। और इन सबको जितना इतिहास की किताबें बताती हैं, उससे ज्यादा साहित्य बताता है, और उतना ही सिनेमा भी बताता है, बशर्ते बशर्ते उस सिनेमा तक, उन फिल्मों तक आप पहुंच पाए। उन फिल्मों को छुपाने की कोशिश होती है, उन फिल्मों को, फिल्मकारों को जेल में डालने की कोशिश होती है, सब कुछ नष्ट करने का काम होता है, लेकिन फिर भी फिल्में बची रहती हैं, फिर भी दृश्य बचे रहते हैं, फिर भी हमारी स्मृति बची रहती है, और हम सब उस इतिहास को ऐसी फिल्मों की मार्फत देखकर अचानक जाग से जाते हैं कि हम कौन सा सिनेमा देख रहे हैं, और इस सिनेमा ने कितनी बड़ी सच्चाई, जो अमूमन जो हम देखते हैं उस सिनेमा ने कितनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी है, जबकि सिनेमा क्रांति और बगावत का भी एक बहुत बड़ा जरिया रहा है, ऐसा माध्यम जो बेहद ताकतवर है। इसमें ऋत्विक घटक की, मतलब भारत के भी बड़े फिल्मकारों की, सत्यजीत रे की, ऋत्विक घटक की, सरोज दत्त की, जो क्रांतिकारी थे, उन पे बनी फिल्म की बहुत सारी चर्चा है। मैं इसको बहुत विस्तार में नहीं कर पा रहा हूं, शायद अपेक्षित तैयारी के बिना, क्योंकि मैं उत्साह में था। मैंने कहा कि किताब पढ़ी है तो उस पर तत्काल साझा करना जरूरी है। ये एक जरूरी किताब है, आप इसको देखिए। क्या मैं इसकी विषय सूची, एक बार किन फिल्मों की चर्चा है, थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, मेफिस्टो, संकोफा, पैरेलल मदर्स, ब्लड ऑफ द कांदोर, मादथी, द अदर सन, क्या दिल्ली क्या लाहौर, पेरिस कम्यून पर ला कम्यून, नॉस्टैल्जिया फॉर द लाइट, पेड्रो परामो, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, और कई फिल्मों को नई निगाह से देखने की कोशिश है। एक बात और जो मुझे लगा कि मैं भूल न जाऊं, अमूमन जब कोई सोशल एक्टिविस्ट, जब कोई सोशल साइंटिस्ट फिल्मों पे लिखता है, तो ज्यादातर वो कंटेंट की बात करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनीष इस किताब में फिल्म के फॉर्म पे भी बात करते दिखाई पड़ते हैं। वो बताते हैं कि कंटेंट तो ठीक है, लेकिन फिल्म में सिनेमेटोग्राफी क्या कर रही है, फिल्म में लाइट का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, कहाँ धुंधली लाइट होनी चाहिए थी, कहाँ गहरी प्रकाश योजना ने, तीखी प्रकाश योजना ने प्रभाव कुछ कम कर दिया है, कहाँ अभिनेताओं का अभिनय, मतलब वो पूरी फिल्म के की कला पे भी बात करते हैं, सिर्फ उसके विषय पे नहीं, उसकी विषय वस्तु पे नहीं, उसकी कला पे भी बात करते हैं। ये छोटी सी किताब है, और बड़ी होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं अक्सर प्रकाशकों के नाम बताना भूल जाता हूं। अच्छा, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आई किताब है। एक बात जो खलने वाली है, किताब में
प्रूफ की बहुत सारी भूलें हैं। अगर ये भूलें न होती तो इस किताब को पढ़ने का आनंद और बढ़ जाता। कई टिप्पणियां ये भी सच है कि आधी अधूरी लगती हैं, लगता है कि इनको विस्तार होना चाहिए था, बहुत फौरी ढंग से लिख दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि हमारे पास मौजूदा दौर में ऐसी किताबें नहीं हैं जो ऐसी फिल्मों पे बात करें, जो इस बड़ी तेजी से भागते समय में बता सकें कि ऐसी फिल्में इतिहास के अंधेरे कोनों में रोशनी डालने वाली ऐसी फिल्में हमारे पास हैं, जो फिल्मों पे नए नजरिए से विचार कर सकें। तो मुझे निश्चित तौर पे किताब में कई तरह के विस्तार अपेक्षित थे जो नहीं हैं। कई चीज़ों पे और चर्चा हो सकती थी और फिल्में भी हो सकती थी, लेकिन अक्सर जो नहीं है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो है। और ये किताब तब भी बहुत पठनीय है। मैं चाहूँगा कि इसको पढ़ें। ये सिनेमा को लेकर, समाज को लेकर और इतिहास को लेकर आपका नज़रिया बदलती है। शुक्रिया।